नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं भारत बाड़ी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फरमान। आज हमारे साथ इटावा के जाने मानी हस्ती मौजूद हैं और जिनका नाम है बाबा हरिनाथ यादव जी, जो कि बहुत समाज सेवी कार्य कर रहे हैं। उनका राजनीतिक करियर भी काफी अच्छा रहा है और इनसे आज जानते हैं ये महिलाओं के लिए इटावा में और समाज सेवा के लिए बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। बाबा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत बाड़ी में। जी नमस्कार। बाबा जी, ये बताइए, इस टाइम आप एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं महिलाओं के लिए, जी उसके बारे में थोड़ा ना बताइए। मैंने महिला कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है और मैं सन 1984 से ये अभियान सुवीरा हत्याकांड से मैंने इसकी शुरुआत की थी। उस समय सुवीरा जो इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा में ठाकुर भुजराज सिंह प्रिंसिपल थे, उनकी सुपुत्री थी, जिसकी शादी के 7वें दिन दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी। यहाँ अधिकारियों से मिले 6 महीने तक जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने जो है आंदोलन किया। उस समय इटावा में अमीर हसन साहब जिलाधिकारी थे, हम लोग उनसे मिले। पुलिस हम लोगों की बात नहीं सुन रही थी तो उन्होंने सभी अधिकारियों को बुलाया, हम लोगों को बुलाया और उनसे ये कहा कि मेरे भी बेटियां हैं, मैं चाहता हूं कि ये दहेज हत्यारे जेल के अंदर हों और उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो उनके निर्देशन पर पुलिस ने ग्वालियर में जाकर के लड़के के घर पर छापा मारा, उसको जेल के अंदर भेजा। बाद में इसमें फांसी का आदेश हुआ था। इस अमीर हसन साहब के इस आंदोलन में सहयोग से ने मुझे झकझोर दिया और मैंने सोचा कि ये जिलाधिकारी होकर जब ये जज्बात रख सकते हैं तो मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तभी से मैंने अपने आप को इसके लिए समर्पित कर दिया और जहां से भी कोई भी मदद के लिए आया, कोई जानकारी हुई, मैंने जाकर के तत्काल उसकी मदद की और अब तक मैं 20,000 महिलाओं की मदद कर चुका हूं। जिनको दहेज के लिए जला दिया गया या ससुराल वालों ने परेशान किया, उनकी मैंने मदद की है। बाबा जी, आप ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा 84 से आप महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, सारे लोगों जो भी दहेज से उत्पीड़न होती हैं या जिनकी हत्या हो जाती है उनके लिए कर रहे हैं। आप ये बताइए, इसमें जैसे कि आपका भी मेरे ख्याल से एक राजनीतिक करियर भी रहा है। राजनीतिक करियर में भी आपने मेरे ख्याल से आप सत्ता के टाइम पे बहुजन समाज पार्टी में थे, तो आपकी जसवंत नगर विधानसभा रही थी, उसका भी कोई आपने मैटर वगैरह हो तो कुछ इस तरह का बताइए। जसवंत नगर विधानसभा के कई मामले मैंने निपटाए हैं। एक लड़की शशि प्रभा थी जिसकी वकीवल में हत्या कर दी गई थी, उसमें मैंने मुकदमा कायम कराया था। इसके अलावा मैंने राजनीति सिर्फ इसलिए की थी कि मैं समाज के में लोगों की अच्छे बेहतर तरीके से सेवा कर सकूं, इसलिए समाज सेवा मैंने शुरू की थी। और राजनीति में मुझे कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन लोगों की मैं सेवा करना चाहता हूं क्योंकि नासवान शरीर है, किसी के काम आ जाए। हर मनुष्य को ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो समाज के लिए कुछ न कुछ करे, यही सोच के मैं लगा हुआ हूं। और इटावा के हमारे चौबे जी थे, चौबे मोटर साहब वाले, इनकी लड़की की हाथरस में हत्या कर दी गई थी। जब वो वहां एसएसपी से मिले थे तो वहां जो एसएसपी श्रीवास्तव जी थे उन्होंने इनको भगा दिया था। इनसे कहा था कि आप चौबे जी यहाँ हाथरस में आए और आपने ये नहीं सोचा कि जिंदा कैसे जाएंगे। वहां पर हम लोगों ने जाकर के आंदोलन किया और हम लोग कामयाब हुए, मुकदमा कायम हुआ, पूरे जो भी लोग थे वो सभी जेल में गए। बाबा जी, आप कह रहे हैं दहेज हत्या, जी एक दहेज हत्या लीजिए। आपने अक्सर आप जब इतनी समाज सेवा कर रहे हैं तो आपको कभी कभी ये लगता है कि दहेज हत्या भी जिसपे जो केस लगता है कभी कभी वो भी केस उल्टे यानी गलत तरह से लिखाए जाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हो सकता है एक आध कोई हो, लेकिन मैंने जो भी मामले कराए हैं उन सभी में मैं पहले जानकारी भी करता हूं कि सच्चाई क्या है, उसी के बाद मदद करता हूं। क्योंकि अगर मैं गलत आदमी की मदद करूंगा तो उसके पाप के भागीदार हम भी होंगे। बाबा जी, ये बताइए कि आप स्कूल भी चलाते हैं, उस स्कूल में आप काफी बच्चों वगैरह की मैं सुना मदद भी करते हैं, कुछ लोगों की आप फीस भी नहीं लेते हैं, तो बाबा जी इतना फंड वगैरह और आप कैसे क्या मदद करते हैं, ये बताइए थोड़ा। जो भी विद्यालय से फीस आती है उसी से मैं संस्था में जो भी खर्चा आता है, संस्था का जो भी खर्चा होता है उसी से पूरा का पूरा खर्च किया जाता है। चाहे वो प्याऊ का खर्च हो या कहीं किसी महिला की मदद के लिए कहीं जाना पड़े, हिंदुस्तान में कहीं भी हमको जाना पड़ता है, हम वहां जाते हैं। पीड़ित पक्ष से हम लोग कोई एक नया पैसा भी नहीं लेते हैं, उनकी पूरी तरह से जो भी खर्च होता है पूरी मदद करते हैं। बाबा जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता रही है 2011 से लेकर 17 तक के, उस टाइम पे माननीय सतपाल जी कैबिनेट मंत्री थे, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से आपके स्कूल के बच्चों का वजीफा भी रुका था। जी तो वो थोड़ा बताइए कैसे क्या हुआ था? दरअसल ऐसा था
कि सभी लोग जानते थे। उससे पहले भी जब 6-7 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी हमारे कॉलेज का बहुत उत्पीड़न और हमारा किया गया था, मान्यताएं खत्म कर दी थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय न्यायपालिका ने मेरी मदद की, उच्च न्यायालय से हमारी सभी मान्यताएं बहाल हुई। और उसके बाद इसमें भी भाई बच्चे तो चाहे किसी के हो, बच्चे तो क्षेत्र के थे, हमारे तो बच्चे थे नहीं, हमारा तो विद्यालय था। तो इन्होंने सिर्फ द्वेषवश ऐसा कार्य किया था कि बच्चों का स्कॉलरशिप रुकवा दिया था, जिसे जो है बाद में माननीय न्यायालय के उस पर हम लोगों ने शिकायत की, हाई कोर्ट के आदेश पर इनको मजबूरन बच्चों को स्कॉलर बांटना पड़ा। बाबा जी ये बताइए, आपने 3 देशों की साइकिल यात्रा करी थी, समथिंग 8 महीने लगे थे, और वो यात्रा में जब आपने जैसे नेपाल, भूटान और भी जगह गए थे, तो उसमें वहाँ के देशवासियों का आपके प्रति यानी भारतीय नागरिक के प्रति कैसा रवैया रहा था? हमारा उद्देश्य था, मैं उद्देश्य इसलिए गया था नेपाल और भूटान में कि वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है, आखिर वहाँ महिलाओं का उत्पीड़न क्यों नहीं होता है। नेपाल और भूटान जैसे देशों में 0 क्राइम है, तो हमने कहा वो वहाँ की स्थिति महिलाओं की देखें कि वहाँ ऐसा क्यों है। हम अपने यहाँ भी इस संबंध में लोगों को बताएं और समझाएं, जागरूक करें कि देखिए वहाँ अपराध नहीं होते। अपने देश के भी तमाम सारे प्रांत हैं जहाँ दहेज नहीं है, किसी तरह की कोई दहेज की समस्या नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली, राजस्थान, इन्हीं प्रांतों के अलावा उधर दक्षिण भारत में भी दहेज जैसी कोई समस्या नहीं है, वो दहेज के लिए महिलाओं का उत्पीड़न होता है। ये बताइए, वहाँ भारतवासियों के प्रति वहाँ के लोगों की क्या मन में श्रद्धा है कि भारत के लोग इस तरह के आप तो साइकिल चला के वहाँ गए, वहाँ की जनता के प्रति भारतवासियों के लिए क्या मन में? वहाँ की जनता का जो है भारतवासियों के प्रति बहुत अच्छा उनका वो है दृष्टिकोण है, और भारत के लोगों को वो पसंद करते हैं और अपना मित्र मानते हैं। नेपाल कहा जाता है एक हिंदू राष्ट्र है, क्या वहाँ आपको हिंदू राष्ट्र की छवि दिखी? नहीं, हिंदू राष्ट्र की छवि है वहाँ, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की छवि है। वहाँ लोग अपना वहाँ जो है नेपाल में शिव जी का भी बहुत बड़ा वो है वहाँ। बाबा जी, हिंदू राष्ट्र से एक बात याद आती है, आप ये बताइए, अभी न्यू दिल्ली में हमारे देश की राजधानी में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक वहाँ पर लोकसभा भवन का निर्माण कराया है, और वो निर्माण इतनी जल्दी हो गया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग। उनके लोकसभा कार्यकाल में ही पूरा हुआ, उसका उद्घाटन भी हो चुका है से कुछ टाइम पहले। वहीं राम मंदिर की नींव रखे हुए इतना टाइम हो गया, तो राम मंदिर का अभी तक का निर्माण क्यों नहीं हुआ है? अब इस संबंध में ये तो शासन का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हिंदू धर्म पुराना धर्म है और ये सभी की विश्व के कल्याण की कामना इसके अंदर है। कुछ लोग हैं जो उसका दुरुपयोग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सभी जो विश्व कल्याण की बात कर रहा है, हर जीव की जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे आ जाते हैं जो धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। धर्म कोई खराब नहीं है, खराब सिर्फ व्यक्ति होता है। बाबा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है, धर्म कोई खराब नहीं होता है, खराब सिर्फ व्यक्ति होता है, वो अपने धर्म को सिर्फ बदनाम करता है। अच्छा बाबा जी, आप ये बताइए, काफी टाइम से हम आपको देख रहे हैं, अपने कपड़े भी इस तरह से त्याग दिए हैं, आप चप्पल भी नहीं पहनते हैं, ये क्या आपका है या उद्देश्य है? ये भी है सर, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। बेसिक शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, अकाउंट जो है ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पहले मैंने शिकायत की, कार्रवाई कुछ हुई, उसके बाद कार्रवाई बंद हो गई। एक विद्यालय है जिसमें 2 टीचर फर्जी हैं, सपा शासन काल की ये नियुक्तियां हैं, कतई फर्जी हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक समय में 2 जगह रह सके। तो वो टीचर है जिसकी नियुक्ति की गई है, वो 100 तक तो गिनती नहीं सुना सकता, फर्जी है। बाबा जी, वो टीचर फर्जी है, आपने कंप्लेंट करी है? मैंने कंप्लेंट की है और उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी, जो भ्रष्ट टीचर हैं, जो फर्जी नियुक्तियां हैं, जब तक वो हटेंगे नहीं, तब तक मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। मैंने अन्न का त्याग कर दिया है, कुर्ता पाजामा भी छोड़ दिया है, चाहे मेरी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाए, लेकिन मैं मरते दम तक, जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा, तब तक न तो मैं अन्न ग्रहण करूंगा और न ही जूता चप्पल पहनूंगा, न कुर्ता पाजामा पहनूंगा। बाबा जी, इसकी कोई आपने जो शिक्षा में 2 जगह तनख्वाह पा रहे हैं, इसकी कहीं आपने मुख्यमंत्री योगी आप मुझसे जो कह रहे हैं यहाँ पर यूपी में बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, उनसे कभी कंप्लेंट करी है आपने?
मैंने कम से कम 20-25 बार तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रार्थना पत्र दिया है, रजिस्ट्रियां भी की हैं कम से कम 25-30 बार, और अकेले योगी जी को ही नहीं किए हैं, मैंने प्रदेश के जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनको भी दिए हैं, कई मंत्रियों को मैंने लिख लिख के दिया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग। बाबा जी इसको क्या समझा जाए? अब हम क्या कह सकते हैं, हमें जब तक शासन की लापरवाही मुख्यमंत्रियों की तरफ से थोड़ी। देखिए, मुख्यमंत्री का तो कोई जवाब नहीं है, मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा जाए वो कमी है, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं संपूर्णानंद के बाद पहला मुख्यमंत्री है जो ऐसा उत्तर प्रदेश को मिला है। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उनकी छवि को खराब कर रहे हैं, वो इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बाबा जी आप कह रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जो है ऊपर आते तो शासन से ही है। मुख्यमंत्री की बिना मर्जी के ना जिला अधिकारी चेंज हो सकता, ना डीएम, ना कमिश्नर, तो फिर भी ये अधिकारी ऐसा क्या दबाव होता है मुख्यमंत्री की बात सुनना नहीं चाहते हैं? दरअसल हम समझते हैं कि जैसे हम लोग पोर्टल पर शिकायत करते हैं तो वो मुख्यमंत्री के पास सीधी नहीं पहुंचती है, वो अधिकारियों के पास सीधी भेज दी जाती है। अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ जाता, उनको मालूम पड़ जाता, या जब भी उनको मालूम पड़ेगा तो इस पर तत्काल एक्शन होगा। नहीं, ये बाबा जी की बात से बिल्कुल सहमत है कि मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंचता होगा, ये अधिकारियों को ही कहीं ना कहीं संयोग होता हो, वो डायरेक्ट अधिकारियों को ही देते हैं। अच्छा बाबा जी आप एक बात हमें छोटी सी और ये बताइए कि अभी बाबा रामदेव जी 14 से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे, आप भी एक बाबा हैं, तो मेरा कटाक्ष बाबा राम जी पे नहीं है, बाबा रामदेव की बातों पर है। जो उन्होंने कहा था कि अगर काला धन देश में वापस आ जाएगा, माननीय मोदी जी सरकार आई 50 दिन में काला धन आएगा, और भी बहुत चीज आई। सिर्फ आप ये बताइए बाबा रामदेव पे आपकी क्या राय है? काला धन पे नहीं, लेकिन बाबा रामदेव जी बताइए। अब बाबा रामदेव के बारे में कहना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ, बाबा रामदेव जी अपने गुरु के नहीं हुए, तो देशवासियों के कैसे होंगे? तो ऐसा उन्होंने अपने गुरु के साथ क्या किया? अब गुरु की जो भी संपत्ति थी, लोग तो ये कहते हैं, मैं सही नहीं कह सकता, लोग तो ये कहते हैं कि बाबा रामदेव ने उनकी हत्या करा दी और उन पर 500 करोड़ की या कितने की संपत्ति वो लेके ये सब आश्रम शुरू किया है। लोगों का कहना है, सच्चाई क्या है ये ईश्वर जाने और बाबा रामदेव जी जाने। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए, एक बाबा होकर सन्यासी हैं वो, लेकिन वो आए दिन उनका सबसे ज्यादा इस टाइम टीवी प्रचार चलता है आयुर्वेद के नाम पे, उस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल ऐसा है, बाबा वो कभी थे, अब इस समय वो व्यापारी हैं, बाबा नहीं है। तो व्यापारी तो अपना टीवी क्या जैसे भी प्रचार हो सकता करेगा, उसमें कोई कहने की बात थोड़ी है। बाबा जी थोड़ा अपने बारे में ये बताइए, हमने सुना है आप एनजीओ चलाते हैं जी, उसमें काफी सारे काम होते हैं, तो उसमें काम क्या होता है और क्या एनजीओ है आपकी, जरा वो हमारे चैनल को बताइए। हमारा एनजीओ दहेज निवारण एवं समाज कल्याण परिषद के नाम से है, रजिस्टर्ड है, और हमारा एनजीओ है पूरे भारतवर्ष में महिला उत्पीड़न और जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहां भी कहीं भी, जैसे मैं आपको 2-3 ऐसे मामले हैं, आप खुद ही सरप्राइज करेंगे कि ग्वालियर का मामला था, लड़की को लड़का कोर्ट से ले गया और ये कहा कि जो भी तारीख होगी समझौता करके हम उस पर तारीख पे हाजिर करेंगे। उसके बाद उसने, लड़के ने कोर्ट में एफिडेविट इस बात का उसके वकील ने दिया कि हम लड़की को हाजिर नहीं करेंगे, ना आएंगे कोर्ट में। वकील ने कहा, उसके ने, लड़के ने मना कर दिया। लड़की का पिता हाई कोर्ट गया हैबियस कॉर्पस के तहत, उसमें भी कोई उसकी मदद नहीं मिली। उसको जानकारी हुई कि इटावा में एक एनजीओ वाले हैं वो मदद करते हैं, तो वो ग्वालियर से हमारे पास आए। हम वहां जाके ग्वालियर के एसएसपी से मिले और हमने उनसे निवेदन किया, उसके बाद आंदोलन किया। तो हुआ क्या था, दरअसल फिर विवेचना हुई तो उसमें ये जानकारी हुई कि उस लड़के ने उस लड़की को ले जाकर के औरैया, इस समय औरैया जिले में गांव पड़ता है बड़ेरा, उसको ले जाकर के जमुना जी में मार के फेंक दिया था। तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। हम लोग 1 हफ्ते तक ग्वालियर में धरने पे बैठे और उसको जेल भेजा गया। इसी तरह का एक मामला था, हम उस समय साइकिल यात्रा पे सिलीगुड़ी में थे उस समय, तो वहां हमें सूचना मिली, यहाँ से फोन गया कि इस तरह से ग्वालियर की एक लड़की थी, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गौने में गई थी लड़की शादी के बाद दोबारा, और सरिता चौहान, उसकी हत्या कर दी गई थी। हम लोग आके उसकी मदद की, मुकदमा कायम कराया और पूरे जेल को, पूरे सब घर वालों को अंदर भेजा दी। जबकि उसमें पुलिस ये कह रही थी कि लड़की स्टोव पे खाना बना रही थी और आग लग गई और वो खत्म हो गई। हमने वहां से आके स्टोव खरीदा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि जब स्टोव में तेल खत्म हो जाता है तो स्टोव बुझ जाता है, फिर जल नहीं सकता। और एक्सपेरिमेंट उसके लिए इंदौर भेजा गया था जांच के लिए, तो स्टोव लीक था। तो हमने वहाँ एसएसपी रामनिवास यादव थे, उनसे कहा कि साहब ये स्टोव लीक है,
और कोई भी स्टोव बुझ जाता, मैं तेल लेके गया था उनके पास, तेल की कट्टी स्टोव लेकर के मैं उनके ऑफिस में पहुंचा राम निवास यादव के में ग्वालियर, और उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो वो खुश हुए और उन्होंने उसमें मुकदमा कायम कराया, उसको जेल भेजा। तो ऐसे मामले हैं, दिक्कत जरूर आती है, लेकिन हम लोग उसमें पूरी तरह से कभी हम विचलित नहीं हुए, चाहे कितना भी संकट आया हो। जो भी सामाजिक बुराइयां जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ इटावा में टेलीफोन में अधिकारी थे वो विदेशों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान फोन से बात कराते थे, हमने उनकी शिकायत की तो 2 करोड़ का उस समय घोटाला टेलीफोन में निकला था, 2 करोड़ रुपए की उन्होंने वहां बात कराई थी। ये बाबा जी कौन सी सन की बात है? ये सन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हमारे अखबारों में, तो हमारे पास अखबारों में आया था बाकायदा, उसके लिए मैंने लखनऊ में टेलीफोन का जो ऑफिस है उसके सामने जाके धरना दिया था, तब उसमें कार्रवाई हुई थी, सीबीआई जांच हुई और उसमें कार्रवाई हुई। बाबा जी ये बताइए, हमने सुना है कि आपका एक हॉस्पिटल भी 100 बेड का खुल रहा है, वो कहाँ पर खोलेंगे, किस तरह का खोलेंगे? अस्पताल धर्मार्थ लोगों के सहयोग के लिए हम देखते हैं कि गरीबों को सही इलाज नहीं मिल पाता, इसलिए हमने ये निश्चय किया हमारी संस्था के लोगों ने कि एक अस्पताल खोला जाए जिससे गरीबों को सस्ता अच्छा इलाज मिले। तो हमने इसके लिए जसवंतनगर में, जहां हमारा कारगिल शहीद डिग्री कॉलेज है, वहां काफी भूमि है, 50 बीघा जगह है वहां। अगर हम कहीं शहर में जगह खरीदते तो हम उतना पैसा हमारे पास नहीं था जो हम खरीद सकते, तो वहीं हमने अस्पताल बिल्कुल तैयार है। जब भी उद्घाटन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, 100 रुपए में एक्सरे होगा, डिजिटल एक्सरे, बढ़िया मशीनें हैं, और अल्ट्रासाउंड भी 300 रुपए में होगा सस्ता, और जो भी जांचें होंगी वो सब 50% रियायत पे होंगी, जिससे किसी तरह की कोई गरीब आदमी को इलाज में कोई दिक्कत न हो। कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी, 10 रुपए का पर्चा होगा जिस पर डॉक्टर मरीज को देखेगा। बाबा जी यानी कि आपका अस्पताल एकदम तो तैयार है, कभी भी आप उसकी ओपनिंग कर सकते हैं? जी, अस्पताल तैयार है। हम प्रयास हमारा ये है, हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई थी, मैं मिला था, तो उन्होंने कहा था जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए आ जाइए, मैं 2 दिन के अंदर टाइम दे दूंगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। मैं चाहता हूँ माननीय योगी जी का समय मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी कार्य है, अच्छा व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है जिसको ईश्वरीय देन प्राप्त है, पूजा पाठ करता है, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी धर्म का हो, अगर किसी चीज का शिलान्यास करता है तो वो जन्म जन्मांत काफी समय तक, लंबे समय तक वो चीज स्थायी रहती है। बाबा जी एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे लास्ट, आप ये बताइए, एक महिला है पाकिस्तान से आई है अपने हस्बैंड और 4 बच्चों को छोड़ के, जी, सीमा हैदर उसका नाम है। यहाँ पर आने के बाद नोएडा में एक सचिन नामक व्यक्ति से उसकी काफ़ी टाइम से फ़ोन पे चैटिंग चल रही, लव मैरिज, मतलब एक बात करती रही, लव के जरिए वो यहाँ आई और दुबई के रास्ते नेपाल से होते हुए भारत आएंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि अगर वो महिला सही है और किसी तरह की कोई जासूसी नहीं करती है और सचिन से सच्चा प्यार करती है, उसने शादी की है, तो उसको भारत सरकार को चाहिए कि उसको मान्यता दे और उसमें रहने में सहयोग करे। ठीक बाबा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने कहा भारत सरकार से आप चाहते हैं अगर वो लड़की ठीक है तो आप उसको रखिए, यानी कि अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के आइए। लेकिन आप यही बताइए, जो यहाँ की एसडीएम थी ज्योति, उसके बारे में फिर राय क्यों हम लोगों की पलट जाती है? नहीं, दरअसल देखिए, ज्योति मौर्य ने तो अब गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ने गलत नहीं किया है, हमें तो मालूम नहीं कि वहाँ उसके बच्चे हैं, लेकिन अगर अपने पति को छोड़ के आई है तो गलत किया है भाई। जिसने अपने पति को, जिसके साथ शादी हुई है, निकाह हुआ है, उसको अगर उसने छोड़ा है तो वो गलत किया है उसने। इसी तरह से उनको भी नहीं चाहिए था भाई, जिस व्यक्ति ने आपको पढ़ाया लिखाया, खर्च किया, पूरा सम्मान दिया, अब मान लो कोई कहीं पहुंच जाए तो अपने उसको नहीं भूलना चाहिए। बाबा जी लास्ट बार आप ये और बता दीजिए हमारे चैनल को कि जिस तरह से सीमा हैदर की बात हो गई, अलग हो गई, और जो आपकी एनजीओ लड़कियों के बारे में बराबर काम कर रही है, हम देखते हैं बहुत सी लड़कियां इस टाइम धर्मांतर की तरफ ज्यादा जा रही हैं, और ऐसा ही नहीं कि एक मजहब की, दूसरे मजहब की भी लड़कियां आ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये सबसे बड़ी बात ये है कि पहले देखिए, इसके 2 कारण हैं मुख्य। पहला कारण ये है कि सामूहिक परिवार पहले थे, सामूहिक परिवार थे तो इस तरह की कोई घटना नहीं थी, लोगों को संस्कार मिलता था। आज बच्चे, नई पीढ़ी संस्कार भीन होती जा रही है, वो मोबाइल में जो कुछ मिलता है वो देखती है, और भाई माँ बाप के पास टाइम नहीं है क्योंकि एकाकी परिवार है, तो वो टाइम नहीं दे पाते बच्चे के पास, इसलिए जो है बच्चे संस्कार भीन हो रहे हैं, इसी वजह से ये सब दिक्कत आ रही है। बाबा जी कई सालों से हम इटावा स्टेशन पे देख रहे हैं, एक पानी की मशीन लगी है, वहाँ अप्रैल से लेकर जुलाई तक के वो काफ़ी ठंडा पानी करते हैं, वहाँ यात्रियों को भी, जिस पर हमारे रेलवे स्टेशन के कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपकी तरफ से बराबर सहयोग हो रहा है उसमें। और उसके अलावा भी बाबा जी रेलवे स्टेशन के अलावा भी और कहीं आपने इस तरह की मशीनें लगाई हैं?
नहीं, मशीनें नहीं लगाई हम लोग, लेकिन हम लोग सब जगह करते हैं, इसका प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिले गर्मियों में पानी से। इसका पूरा प्रयास करते हैं और सहयोग करते हैं। आप देख रहे थे इटावा से भारत वाणी की रिपोर्ट।